हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच के इस 15 मिनट शो में। और आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको कुछ घटनाओं के बारे में ध्यान रखना है। दो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले तो जोसेफ स्टालिन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी रूस के बारे में बात कर रहा हूं, जहां 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। तो पहले व्यक्ति जोसेफ स्टालिन जिन्होंने रशिया में पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया। भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिन्होंने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना करने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया। इस बॉम्बे प्लान के बारे में बात करूं तो रतन टाटा, घनश्याम जी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्लान तैयार किया किस तरह से भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसको डेवलप किया जाए, उसको बनाया जाए। भारत में अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसे 5 ईयर प्लान कहा गया। और इसका प्रारंभ होता है वर्ष 1951 से। कहां से होता है? वर्ष 1951 से। तो पहले व्यक्ति जोसेफ स्टालिन है और बॉम्बे प्लान 1944 का है। अब यहां से पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है। 12 में से कहां पर क्या क्या बातें हमको एज इट इज ध्यान रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1951 से 1956। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजनाओं के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष के बारे में बात करूंगा तो गुलजारी लाल नंदा। बोलो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा क्या थे? तो याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। नेहरू जी अध्यक्ष हैं, गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष हैं। अब यहां पर आपको ध्यान नहीं देना है, यह भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में बात की गई है। इन्होंने इसे पार्लियामेंट में रखा। मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया। और कृषि क्षेत्रों का संबंध किससे है? बांधों से और सिंचाई से। तो उनमें निवेश किया गया, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, जैसे हीराकुंड बांध, ठीक है, दामोदर घाटी, ठीक है ना। और यही कारण है कि इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डॉमर मॉडल के ऊपर आधारित है। इसने बचत बढ़ाने के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया। ये खूब सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो आपको ये नाम याद रखना है, कौन सा मॉडल है? हेराल्ड डॉमर जो मॉडल है उसके ऊपर ये आधारित है। कहते हैं वर्ष 1956 के अंत तक 5 प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित की गई। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे खड़गपुर में पहली IIT बनाई गई है ना, याद रखिएगा। ठीक उसी तरह से 5 अलग अलग क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संस्थान इन्होंने स्थापित किए। इस योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 2.1, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? 3.6। कभी कभार इससे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई साहब ये वृद्धि दर जो है वो 2.1 थी, जबकि जो विकास दर है वो 3.6 हुआ करती थी। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। और बाकी आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद हमें बात करना है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय भी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना, उस समय अध्यक्ष थे कौन? नेहरू। अध्यक्ष कौन है? तो नेहरू। वहीं पर उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो उपाध्यक्ष के बारे में नाम याद रखना है VT कृष्णामाचारी। उपाध्यक्ष कौन है? तो क्या याद रखेंगे? VT कृष्णामाचारी। याद रह जाएगा। ये अध्यक्ष हैं और ये उपाध्यक्ष हैं। इस योजना के संबंध के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो 1956 से 1961 के बीच है। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन करने का कार्य PC महालनोबिस के द्वारा किया गया। खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस योजना के तहत सरकार ने क्या किया? जो घरेलू उद्योग थे उन घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए आयात शुल्क जो है वो अधिरोपित कर दिया, इंपोज किया। कि घरेलू शुल्क जो है वो हमने इंपोज किया, जिससे क्या होगा? जिससे घरेलू जो उत्पाद है, उद्योग जो है उनको वो डेवलप होंगे। लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी, जबकि वास्तविक विकास दर थोड़ी कम रही, यानी 4.27 रह गई, 4.27। देखिए, ये जो फैक्ट है आपको एज इट इज याद रखने, एग्जाम में एज इट इज छपने वाले प्रश्न हैं। हूबहू परीक्षा में इनकी वृद्धि दर, इनकी लक्षित जो दर है विकास दर, वो पूछी जाती है।
फिर मैं बात करता हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना गुलजारी लाल नंदा। इसको बंद करिए, ये बार बार आवाज करता है। गुलजारी लाल नंदा, इसके उपाध्यक्छ कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब ये तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966, ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में देखिए। कृषि व गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कृषि व गेहूं के उत्पादन पर इन्होंने क्या किया? ध्यान केंद्रित किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय आप लोगों को पता होगा हरित क्रांति जो है वो भी काफी ज्यादा फेमस रही है। राज्यों के विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपे गए। जमीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि जो है वो 5.6 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर को कितना कर दिया? 2.4% कर दिया। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया सरकार को और योजना अवकाश जो है वो बनाना पड़ा। एक्चुअली ये इतने ज्यादा काम हुए कि बहुत ज्यादा काम जो है वो फुलफिल नहीं हो पाए और ये योजना जो है वो असफल रही। इसीलिए यहां पर जो योजना अवकाश आपको देखने को मिलता है, लगभग आप ये कहें कि 1966 से लेकर 1969 का जो ये 3 साल का है, ये 3 साल का आपको क्या देखने को मिलता है? तो ये योजना अवकाश जो है वो देखने को मिलता है। ये वाली बात ध्यान रखनी है ना। फिर बात करता हूं मैं चौथी पंचवर्षीय योजना, है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने गेहूं और उनके डेवलपमेंट पर बल दिया और चौथी में हरित क्रांति को स्टैब्लिश कर दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। देखिए यहां पर इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो अध्यक्ष है कौन? इंदिरा गांधी। कौन है इनकी अध्यक्ष? क्या याद रखेंगे? इंदिरा गांधी। और उपाध्यक्ष की बात करूं तो याद रखना क्या नाम है? D.R. गॉडगिल। क्या नाम याद रखेंगे? D.R. गॉडगिल। फिर देखिए गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया। गॉडगिल फॉर्मूले में यह कहा गया हमें स्थिरता के ऊपर बल देना है, जिससे डेवलपमेंट जो है वो और ज्यादा क्या होगा? स्टैब्लिश किया जाएगा। सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। साथ ही साथ हरित क्रांति ने कृषि को क्या दिया? बढ़ावा दिया। अब देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो कृषि व गेहूं के उत्पादन में सुधार के लिए ध्यान केंद्रित किया और इसे और लार्ज स्केल पर जो है स्थापित करने का काम किस क्रांति ने किया? तो हरित क्रांति ने किया, याद रखिएगा। सूखा संभावित क्षेत्र जितने भी हैं उनमें भी इन्होंने कार्यक्रम स्टार्ट किए। साथ ही साथ इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी और वास्तविक वृद्धि दर कितनी हो गई? 3.6 हो गई। देखिए ये दर घटती हुई नजर आ रही है आपको, जो विकास की दर है कि पहली पंचवर्षीय योजना में अलग है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अलग है, तीसरी में अलग है और चौथी में अलग है। हर एक योजना में कुछ कुछ 1 या 2 ऐसे पॉइंट है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी है। वहीं पर मैं बात करता हूं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 है माफ करिएगा मिस प्रिंट है, 1979 है। अब ये इसमें अगर मैं बात करूं कि अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष में क्या याद रखेंगे? अध्यक्ष में याद रखना है इंदिरा गांधी। अध्यक्ष में क्या याद रखेंगे? इंदिरा गांधी। और उपाध्यक्ष में क्या याद रखेंगे? तो याद रखिएगा D.P. धर। क्या याद रखेंगे? D.P. धर। दुर्गा प्रसाद धर जो है वो क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए यहां पर इन्होंने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ये यहां पर कार्य किया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, यानी इन्होंने ये संशोधन किया, हम जो लोगों को बिजली उत्पादन, हम जो बिजली प्रदान करते हैं उसमें संशोधन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई, जो ये NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें डेवलपमेंट किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना। और ये जो MNP है, ये MNP किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया D.P. धर के द्वारा, दुर्गा प्रसाद धर के द्वारा तैयार किया गया, जो इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। लक्षित विकास दर 4.4% है और वास्तविक विकास दर कितनी हो गई? 4.8%।
1978 में जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया। आमतौर पर ऐसा ही होता है, अब जब भी कोई नवीन सरकार बनती है वो पिछली सरकार की योजनाओं को खारिज कर देती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना से और 4थी पंचवर्षीय योजनाओं से। फिर मैं बात करता हूं छठी पंचवर्षीय योजना। तो छठी पंचवर्षीय योजना का समयावधि क्या है? 1980 से 1985। देखिए इसके अध्यक्ष कौन है तो याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन है तो याद रखिएगा आप इंदिरा गांधी। अध्यक्ष कौन है तो क्या याद रखेंगे? अध्यक्ष में याद रखना है इंदिरा गांधी, और उपाध्यक्ष में क्या याद रखेंगे? ND तिवारी, है ना, याद रखिएगा ND तिवारी। ठीक है, याद रखिए। अब यहां समझिए थोड़ी सी चीजों को कि ये क्या है। देखिए इन्होंने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त किया और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली भी क्या होंगे, लिबरल होंगे। ये इस तरीके का इन्होंने डेवलपमेंट जो है वो करना प्रारंभ किया। इन्होंने नेहरूवादी जो समाजवाद था उसका जो है वो अंत किया और उसकी जगह इन्होंने उदारीकरण की नीति को क्या किया, डेवलपमेंट किया। उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इन्होंने जो नाबार्ड है उस नाबार्ड की स्थापना की 1984 के बारे में। 1984 जो है, 1984 में नाबार्ड जो है उसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा, है ना। नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब की गई? 1984 में। कहते हैं शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई 1984। अब ये नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक संगठन है जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेकर के काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कृषि संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उसके संबंध में काम करता है। विकास दर कितना है? लक्षित 5.2, जबकि लक्षित विकास दर और वास्तविक विकास दर कितना है? तो 5.7%। यानी ये पंचवर्षीय योजना सफल रही। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, है ना, कि यहां पर हमारे लिए क्या काम की बातें हैं, कहां से परीक्षा में एक एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर हमने बात की छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में, लिबरलाइजेशन के ऊपर बात किया इन्होंने और नाबार्ड की स्थापना हुई। फिर बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं। 1985 से 1990 के दशक के बीच की बात है और अध्यक्ष आपको पता ही है राजीव गांधी है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो राजीव गांधी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आपको वैसे फोटो दिख ही रहा होगा, मनमोहन सिंह जी है। कौन है? मनमोहन सिंह। याद रखिएगा इस योजना में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार करना, डेवलपमेंट करते हुए जो है वो चीजों को क्या करना है, वो लागू करना है। इन्होंने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, किस तरह से गरीबी मिटाई जा सके उसके विरोध में जो है वो कार्यक्रम चलाया, है ना। गरीबी को खत्म करने के संबंध में जो इन्होंने क्या किया, कार्यक्रम चलाया। जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया कि किस तरह से लोगों की गरीबी मिटाई जा सके, किस तरह से नवीन प्रौद्योगिकी पर बल दिया जाए जिससे डेवलपमेंट देखने को मिले, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिले। यानी लक्षित वृद्धि दर 5% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6% थी। अब देखो एक बार ये कितना बढ़िया कि इन्होंने 5% तो माना और 6% इन्होंने किया। इसका मतलब ये सबसे बढ़िया जो है वो 5 ईयर प्लान समझा जा सकता है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो राजीव गांधी के समय हुई। कभी कभार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना किसके समय की है, तो थोड़ी सी बात जो है आपको याद रखनी है। फिर देखिए इधर, है ना, याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है? तो नरसिम्हा राव। अध्यक्ष कौन है? क्या याद रखेंगे? तो नरसिम्हा राव। और उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी। याद रखिएगा कौन थे? प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं 1992 से 97। अब 90 से 92 के बीच आपको योजना अवकाश देखने को मिला होगा, है ना। 92 से 97। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का क्या बना, सदस्य बना। यानी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके हम मेंबर बने 1 जनवरी 1995। इसका लक्ष्य क्या था? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना तथा गरीबी को कम करना, रोजगार उत्पादन उपलब्ध करवाना, बुनियादी ढांचे के विकास को और मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना,
ये तो इनके क्या थे, इनके लक्ष्य थे कि किस तरह से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा सके, बुनियादी ढांचे में डेवलपमेंट कर सके, ये सारा। लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी और जबकि वास्तविक विकास दर कितनी थी, 6.8% थी। यानी मामला ठीक था, ना तो बहुत ज्यादा बुरा कह सकते हो, है ना, मामला बहुत अच्छा था। नवी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो 1997 से 2002। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के जो 50 वर्षों का को चिन्हित किया और अटल बिहारी जी के समय की ये पंचवर्षीय योजना है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग थे उन्हें सशक्त बनाने को लेकर काम, उनको सशक्त बनाने पर बल दिया। आत्मनिर्भरता विकास करना तथा देश के सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाने के संबंध में काम किया। आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं बात करूं 86वां संविधान संशोधन तो वो वर्ष 2002 में हुआ था। तो कहते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो है वो वहीं से डेवलप हुआ, ध्यान रखना है। विकास दर कितनी थी, लक्षित 7.1%, लेकिन वास्तव में कितनी थी, 6.8%। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये नवी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो देखो, इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इसने प्रति वर्ष 8% जीडीपी विकास दर का लक्ष्य रखा। इन्होंने कहा ये जो ग्रोस डेवलपमेंट जो है ना, ये कितना होना चाहिए, ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितनी भी है, जीडीपी वाली घटनाएं जितनी भी है ना, तो ये जीडीपी का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 8% इन्होंने एक अज्यूम किया, लक्ष्य रखा। वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि भाई साहब, शिक्षा में और मजदूरी में तो ये आप जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करते हो ना, हम उसको भी कम करेंगे। और इनका जो अजम्पशन जो था, लक्ष्य कितना था, 8.1% और वास्तव में कितना रहा, 7.6%। फिर बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। याद रखना, इसमें उच्च शिक्षा के नामांकन को बढ़ावा दिया और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ, है ना, आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य जो है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा ये दूरस्थ शिक्षा प्रोग्राम जितने भी चलाए गए उनके संबंध में इन्होंने काम किया। मुख्य विषय वस्तु तीव्र व अत्यधिक क्या होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए, वो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। पर्यावरणीय स्थिरता, लैंगिक असमानता में कमी लगाना। रूपरेखा सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी रंगराजन के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसने वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया, है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्वच्छ पेयजल पर बल दिया गया, 11वीं। लक्षित जो वृद्धि दर है वो 9% थी और वहीं पर वास्तव में कितना प्रतिशत रह गया, 8% रह गया। और आखिरी पंचवर्षीय योजना है 12वीं, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो समाप्त कर दी गई 2017 में। इस योजना की विषय वस्तु क्या थी, तीव्र, अधिक, समावेशी व धारणीय विकास, है ना। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खूब सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास करना जो है ना, इंक्लूसिव जो है डेवलपमेंट करना, वो इसकी विशेषता है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों में बिजली आपूर्ति करना है। इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक व सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा में हर व्यक्ति तक पहुंच जो है वो डेवलप करना, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम कर दीजिए, हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच जो है वो विकसित करिए। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, है ना, याद रखिएगा। लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए 8% विकास की दर को मंजूरी दी। यानी इन्होंने लक्षित वृद्धि दर 9 मानी थी, लेकिन जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उन्होंने उसको कितनी प्रतिशत पर मंजूरी दी, 8% पर मंजूरी दी। अब दो बातें, एक तो आपको ध्यान रखना है वो बीच में समय अंतराल है, एक आपको ये ध्यान रखना है एक रोलिंग प्लान है 1978 से 1980 के बीच। ये है रोलिंग वेव जो प्लानिंग जो थी उसके बारे में, ये 6 स्टेप हैं। क्या है ये, देखो इसका तात्पर्य है ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशालिता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। अब कोई भी प्लान डेवलप करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर साल उसका मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन के आधार पर
अगले एक वर्ष के लिए नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना के आवंटन व लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। समझना, सबसे पहले आपने ये पहला स्टेप डेवलप किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा किया, फिर छठा किया। यानी आपने हर साल क्या किया, इनका मूल्यांकन किया और डेवलपमेंट जो है वो आप हर साल करते रहे। और अब हम बात करेंगे वार्षिक योजनाएं। मैंने बताया था 1990 से 1992 के बीच वार्षिक योजनाएं जो है वो बनाई गई, है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई। इसके बाद के वर्षों में 90 से 91 जो है इनको वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। इसका कारण काफी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को पता होगा उस समय काफी उठापटक चल रही थी। इसी समय उदारीकरण की नीति भी 1992 के आसपास हमने दी है। तो वो ये वही वाला दशक है। भारत में इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की क्या की गई, शुरुआत की गई। यानी सही मायनों में कहा जाए तो ये वही दौर है वार्षिक योजनाओं का जिसमें इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण की बात कर लीजिए, फिर वैश्वीकरण की बात कर लीजिए, उसके ऊपर बल दिया। यानी आज के हमने 15 मिनट की इस कक्षा में क्या किया, हमने व्यवस्थित तरीके से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी और उनके बारे में जो काम की बातें थी उनके ऊपर हमने चर्चा करी। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।